श्रीनाथ योग परिभाषा। सप्त भाव का स्वामी दसम भाव में हो और दसम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में स्थित होकर नवम भाव के स्वामी के साथ हो तो श्रीनाथ योग होता है। फल। श्रीनाथ योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति पूर्ण धनवान होता है। उसका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी होता है तथा स्त्री एवं बच्चों से प्रेम करने वाला होता है। भाग्य निरंतर उसका साथ देता रहता है तथा उच्च पद पर प्रतिष्ठित होता है। टिप्पणी। श्रीनाथ योग उत्तम कोटि का योग है। पिछले 20 वर्षों के अनुभव में मैंने इस योग को जितना चरितार्थ देखा वह स्तुत्य है। संबंधित कुंडली केंद्रीय सरकार के विदेश विभाग में एक उच्च पद अधिकारी की है जो बाल्य अवस्था में अत्यंत ही निर्धन था और एक प्रकार से बेसहारा था। जिस समय उसका संपर्क मुझसे हुआ था वह नितांत साधारण जीवन बिता रहा था, पर उसकी कुंडली देखने पर स्पष्ट ही उसमें श्रीनाथ योग दिखाई दे रहा था। सप्तम भाव का स्वामी चंद्र दसम भाव में है और दशमेश अपनी उच्च राशि मीन पर है तथा साथ ही नवमेश बुध भी है, अतः श्रीनाथ योग स्पष्ट है। मेरा स्वयं का यह अनुमान है कि व्यक्ति ने कितने ही साधारण कुल में जन्म लिया हो, यदि जातक की कुंडली में श्रीनाथ योग होता है तो वह निश्चय ही उच्च अधिकारी हो पूर्ण सुख भोगता है। ये कुंडली देख सकते हैं आप, इसमें श्रीनाथ योग बन रहा है। सप्तमेश सप्तम भाव पर कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्र। चंद्र दसम भाव में है, ये दसम भाव है तो यहाँ पर चंद्र है। सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में हो तो कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्र, तो यह दसम भाव में है। और दसम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो तो यहाँ पर दसम भाव में तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी हो गया शुक्र। शुक्र तीसरे भाव में मीन राशि पर है। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है, तो शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में है और ये नवम भाव है और नवम भाव का स्वामी शुक्र के साथ है। सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में है और दसम भाव का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में है और नवमेश के साथ है, अर्थात नवम भाव के स्वामी के साथ है, अर्थात बुध के साथ है। तो इसमें श्रीनाथ योग बन रहा है। शुभ योग परिभाषा। यदि जन्म लग्न शुभ ग्रह से युक्त हो तो शुभ योग होता है। फल। शुभ योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रसिद्ध वक्ता होता है। उसकी वाणी में मंत्रमुग्ध करने की शक्ति होती है तथा जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में करने की कला उसे आती है। ऐसा व्यक्ति रूपवान, सदाचारी तथा विविध सद्गुणों से युक्त होता है। अशुभ योग परिभाषा। यदि जन्म लग्न पाप ग्रह या अशुभ ग्रह से युक्त हो तो अशुभ योग बनता है। फल। इस योग को रखने वाला व्यक्ति कामी होता है तथा दूसरों का पैसा हड़प करता है, अर्थात हड़प जाता है। वह जीवन में असफल रहता है तथा दुर्भाग्य उसे पग पग पर बाधा पहुंचाता रहता है। शुभ ग्रह और पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुभ ग्रह होते हैं गुरु, बुध, शुक्र, चंद्र और पाप ग्रह होते हैं सूर्य, शनि, मंगल, राहु। शुभ ग्रह चंद्र, बुध, शुक्र, केतु और बृहस्पति अर्थात गुरु, ये क्रम से अधिकाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि और राहु ये क्रम से अधिकाधिक पाप ग्रह माने जाते हैं। सुनपा योग परिभाषा। जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य को छोड़कर और कोई ग्रह चंद्रमा से दूसरे स्थान पर हो तो सुनपा योग होता है। फल। जिसकी कुंडली में सुनपा योग होता है वह अपने परिश्रम से धन संचय कर ख्याति प्राप्त करता है। वह प्रत्येक कार्य में होशियार होता है तथा किसी भी नए कार्य में वह शीघ्र ही निपुणता प्राप्त करता है। समाज तथा कुटुंब में भी उसका सम्मान होता है। टिप्पणी। इसी योग तथा ऐसे ही अन्य योगों में चंद्रमा एक महत्वपूर्ण ग्रह होता है। इसी योग में चंद्रमा से दूसरा स्थान किसी एक ग्रह या एक से अधिक ग्रहों से भरा हुआ होना ही चाहिए, परंतु प्रत्येक ग्रह अलग अलग फल देता है। मैं यहाँ प्रत्येक ग्रह से बनने वाले सुनपा योग तथा उनका संक्षिप्त फल प्रस्तुत करता हूँ। भौम यानी कि मंगल। जिस कुंडली में भौम के द्वारा सुनपा योग बनता है, अर्थात चंद्रमा से दूसरे स्थान पर मंगल हो तो उसका फल बताया गया है। वह व्यक्ति शारीरिक रूप से बलिष्ठ और पराक्रमी होता है। उसकी वाणी में दृढ़ता एवं कठोरता रहती है तथा सभी से विरोध करने वाला होता है। यदि चंद्रमा से दूसरे स्थान पर बुध हो तो उसका फल। बुध के द्वारा सुनपा योग हो तो जातक संगीत, चित्र आदि कलाओं में रुचि रखने वाला होता है
ऐसा व्यक्ति पूर्णतः धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों को मानने वाला, काव्य करने वाला अथवा उसमें रुचि रखने वाला, बुद्धिमान, सुंदर तथा सबका हित करने वाला होता है। बृहस्पति, जिसकी कुंडली में बृहस्पति के द्वारा सुनपा योग अर्थात चंद्रमा से द्वितीय स्थान में बृहस्पति हो तो जातक एक से अधिक विद्याओं में रुचि रखता है तथा उनमें पारंगत होता है, अपनी विद्या के द्वारा प्रवीण होता है तथा कृषि कार्यों में भी रुचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सद्गुणी, संपन्न, धनी तथा अच्छे परिवार वाला होता है। यदि चंद्रमा से शुक्र दूसरे स्थान पर हो तो उसका फल। शुक्र के द्वारा सुनपा योग बनने पर वह सुंदर स्त्री का स्वामी होता है, उसका स्वयं का गृह होता है तथा घर की सजावट को वह प्राथमिकता देता है। वाहन सुख उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होता है तथा राज्य वर्ग में भी वह शीघ्र ही उन्नति करता है। चतुरकामी एवं सुंदर स्त्रियों से प्रेम रखने वाला होता है। शनि, जिसकी कुंडली में शनि के द्वारा सुनपा योग बनता है वह जातक बुद्धिमान होता है तथा ग्राम का मुखिया या नगरपालिका का सदस्य होता है। जीवन में उसे धन की कभी कोई चिंता नहीं रहती। राजनीति में ऐसा व्यक्ति पटु होता है तथा कार्य संपन्न न होने तक वह अपने मन की बात किसी अन्य से नहीं कहता। उसका व्यवहार सौम्य होने पर भी वह वेदपूर्ण तथा मलिन आचार से युक्त होता है। ये सभी ग्रह चंद्रमा से दूसरे स्थान पर हो तो उसका फल यहाँ पर बताया गया है। चंद्रमा से दूसरे स्थान पर यह ग्रह हो तो सुनपा योग बनता है। अनफा योग परिभाषा, चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य को छोड़कर यदि कोई ग्रह हो तो अनफा योग होता है। फल, जिसकी कुंडली में यह योग होता है उसका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है तथा शरीर का अंग प्रत्यंग सुंदर होता है। समाज में उसका सम्मान होता है। वह नम्र, सुशील, सद्गुणी तथा विचारवान होता है। वह स्वयं भी दूसरों का सम्मान करना जानता है। सुंदर वस्त्र पहनने का वह शौकीन होता है तथा हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। टिप्पणी, अनफा योग भी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि के द्वारा हो सकता है। प्रत्येक ग्रह का निम्नलिखित फल है। यदि एक से अधिक ग्रह मिलकर अनफा योग बनाते हो तो उनका मिश्रित फल समझना चाहिए। मंगल, जिसकी कुंडली में मंगल के द्वारा अनफा योग अर्थात चंद्रमा से 12वें स्थान में मंगल होता है वह जातक चोर कार्य में रत रहता है। अभिमान उसमें कूट कूट कर भरा होता है तथा अपने आगे वह किसी को भी कुछ नहीं समझता, परंतु ऐसा जातक स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। युद्ध में वह शक्ति प्रदर्शन करता है तथा दूसरों के धन को अपना बनाने की फिक्र में रहता है। बुध के द्वारा अनफा योग बनने से जातक गायन विद्या में निपुण होता है अथवा उसमें रुचि रखने वाला होता है। काव्य, चित्र आदि में भी जातक रुचि रखता है। भाषण कला में भी जातक शौक रखता है। राज्य वर्ग में जातक शीघ्र ही उन्नति करता है। उसका चेहरा सुंदर, स्वस्थ शरीर, भाग्यवान एवं अपने काम को अत्यंत प्रसिद्ध करने वाला होता है। गुरु, जिस कुंडली में गुरु के द्वारा अनफा योग बनता है वह जातक प्रगाढ़ बुद्धि वाला होता है तथा जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों से वह जूझता रहता है। यद्यपि राज्य पक्ष में उसकी प्रगति धीरे धीरे होती है परंतु स्थायी होती है। काव्य के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। शुक्र के द्वारा अनफा योग होने पर जातक प्रसिद्ध प्रेमी होता है तथा जीवन में कई प्रेमिकाओं के संपर्क में आता है। अपने ऑफिसरों को वह अपने कार्य से प्रसन्न रखता है तथा जीवन में पूर्ण सुख भोगता है। शनि के द्वारा अनफा योग होता है तो जातक भाग्यवान होता है तथा प्रसिद्ध कुल में जन्म लेता है। उसके शब्दों का प्रभाव होता है। वह प्रसिद्ध वक्ता एवं जनमानस को अपने पक्ष में करने की कला में प्रवीण होता है। वाहन सुख उसे पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है तथा जीवन में सुंदर स्त्रियों से उसका संपर्क रहता है। गुणवान, पुत्रवान एवं जीवन में उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में ऐसा जातक प्रवीण होता है। अधियोग परिभाषा, यदि चंद्रमा से छठे, 7वें या 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो अधियोग होता है। फल, इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति नम्र व्यवहार वाला तथा चतुर होता है। उसका जीवन आनंद से बीतता है एवं आमोद प्रमोद की सभी वस्तुएं उसे उपलब्ध होती है, परंतु जीवन में ऐसा जातक शत्रु पर विश्वास कर धोखा भी खाता है। दीर्घ आयु एवं स्वस्थ रहकर जातक दूसरों की सहायता करता रहता है। टिप्पणी, ज्योतिष ग्रंथों में अधियोग की महत्ता वर्णित की गई है।
और कुछ विद्वान इसमें भी शुभ अधियोग तथा अशुभ अधियोग दो भेद भी करते हैं, पर ये दोनों ही भेद वैज्ञानिक और व्यावहारिक नहीं है। शुभ ग्रहों में बुध, गुरु और शुक्र ही मुख्य है। इस योग में चंद्र स्थान से गणना करनी चाहिए। इस योग में यह आवश्यक नहीं कि चंद्र से छठे, सातवें और आठवें तीनों स्थानों में ही शुभ ग्रह हो। किसी एक स्थान में भी शुभ ग्रह रहने से अधियोग बन जाता है। व्यावहारिक रूप में चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें तीन स्थानों में से एक स्थान में शुभ ग्रह होने पर जातक विख्यात नेता या एमपी होता है। दो स्थानों में शुभ ग्रह होने पर पूर्ण मंत्री बनता है तथा तीनों स्थानों पर शुभ ग्रह होने पर तो जातक विश्वविख्यात व्यक्ति बनता है। वस्तुतः अधियोग भी एक प्रकार से राजयोग ही है और उसका प्रभाव भी स्थायी होता है। लग्नादि योग परिभाषा: लग्न से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो तथा उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि न हो और न इनके साथ ही पाप ग्रह हो तथा चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो तो लग्नादि योग बनता है। फल: लग्नादि योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्वान होता है तथा उसकी विद्वता का लोहा दूसरे भी मानते हैं। शारीरिक रूप से भी ऐसा व्यक्ति हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ और सबल होता है तथा अधिकतर वीतरागी या साधु स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। सांसारिक प्रपंचों में वह कम उलझता है तथा विख्यात होता है। टिप्पणी: अधियोग एवं लग्नादि योग में मुख्य अंतर यह है कि अधियोग में चंद्र मुख्य होता है तथा चंद्र स्थान से ही गणना होती है, परंतु लग्नादि योग में लग्न ही मुख्य होता है तथा लग्न स्थान से गणना होती है। इसके अतिरिक्त लग्नादि योग में दो शर्तें और भी हैं। प्रथम तो लग्न से छठे, सातवें, आठवें स्थान में शुभ ग्रह ही हो और उनके साथ दूसरा कोई ग्रह न हो, एवं दूसरा लग्न से चौथा भाव शुभ ग्रह से युक्त हो। कुछ विद्वान चौथे भाव में शुभ ग्रह की आवश्यकता नहीं समझते, परंतु चतुर्थ भाव में पाप ग्रह नहीं हो ऐसा वे जरूर मानते हैं। लग्नादि योग भी अधियोग की तरह ही प्रभाव उत्पादक एवं राजयोग की तरह है।